सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं कंटिन्यूअसली कल से खबर देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है और इसको पास भी कर दिया गया है। विधानसभा में ये जाने वाला है। अब हम एज़ अ कॉमन मैन मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए। तो मुझे लगा कि आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे। हमारी कम्युनिटी के इतने सारे मेंबर्स हैं। हमारे स्कूल के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी के मन में ये सवाल आ रहे होंगे। तो क्यों ना इसका एक कंसोलिडेटेड जवाब मैं आपको दे दूँ। क्योंकि जब मैं टीवी देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, खबर देख रहा हूँ, तो सभी जगह बस डिबेट्स हो रहे हैं। डिबेट्स में कैसी बातें होती हैं आपको भी पता है, जिनके सिर पैर नहीं होते हैं और एक नॉलेजेबल डिबेट कहीं पर भी अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड एनालिसिस कर देता हूँ। एक बहुत बड़ी रिसर्च की मैंने और बहुत सारा इसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया। पूरा का पूरा ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ये है क्या बेसिकली? क्यों किया गया है? किसने किया? मोटिव क्या है और कैसे लागू होगा? और इसका आम आदमी और भारतीय इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शुरू करते हैं हम लोग। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के जितनी भी उनकी संपत्ति है, उन संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ा एक कानून है, जिस कानून को कहते हैं वक्फ अधिनियम 1995। ठीक है? और ये जो बिल 8 अगस्त 2024 को प्रस्तावित हुआ, ये इसमें व्यापक बदलाव का मतलब होता है कि देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब बहुत पुरानी हो जाए, जब 1995 में बनी होगी, तो उसमें ऐसा कानून बना होगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें रही होंगी जो हो सकता है आज के समय में अप टू डेट ना हो या उनको अपडेट करने की ज़रूरत हो। तो इसके लिए इसको पहली बार 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया और बाद में 2025 में इसको संशोधित रूप से दोबारा पेश किया गया। कल भी रात में चर्चा चल रही थी, आज भी राज्यसभा में चर्चा चलेगी, ठीक है? तो 8 घंटे का समय दिया गया था कल रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है? तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि इस विधेयक का मकसद क्या है बेसिकली? इस विधेयक का मकसद है कि पहले जो कानून बना था, उसमें सुधार किया जाए, उसमें जो भी खामी है उनको दूर किया जाए। वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और कुशल बनाया जाए। गवर्नमेंट का कहना है कि नए संशोधन अगर हम लोग ये कर लेंगे, तो इससे ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका डिजिटलीकरण हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और जो तकनीक जो डिजिटल इंडिया बोलते हैं, तो डिजिटल इंडिया में डिजिटल उपयोग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और वक्फ बोर्ड पर बेहतर निगरानी भी की जा सकेगी। और जितनी भी इनकी संपत्ति है या जितनी सी भी इनकी इनकम है, उसको उसका जो है कि कुशल मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने का प्रावधान लेकर के आता है। अब बदलाव क्या-क्या होने वाला है उसको ध्यान से समझना है। पहला सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है, वो सीधा-सीधा वक्फ बोर्ड का नाम ही बदल दिया जा रहा है। ठीक है? इनके परिषदों की जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है या कंस्ट्रक्शन है, उसमें चेंजेज़ किए जा रहे हैं। इनकी संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जो भी विवादित संपत्ति हैं, उनके निपटारे किए जाएँगे, उनके प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। कुल मिला-जुला कर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रशासनिक ढाँचे को आधुनिक बनाना है। और इन्हें कम्युनिटी के हित में और कारगर ढंग से इस्तेमाल करने की बात की जा रही है यहाँ पर। अब समझना ये है कि इस विधेयक को पेश क्यों किया गया? पेश क्यों किया गया कहने का सेंस क्या है? कि देखिए कोई भी एक मोटिव होता है, कोई भी कानून बनता है तो उस कानून बनने का क्या होता है? एक मोटिव होता है। तो मोटिव क्या है? इसकी मुख्य वजह क्या है? उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि वक्फ की जितनी भी संपत्तियाँ हैं उनके मो इनका उनका जो करंट मैनेजमेंट है, उसमें कमी है। और ये कमी गवर्नमेंट को चिंतित कर रही थी। लगभग वक्फ की देश में लगभग इस समय 8.7 लाख रजिस्टर्ड संपत्ति है, जिसमें से काफ़ी संपत्ति ऐसी हैं जो अतिक्रमण या मिसमैनेजमेंट के कारण या तो उनकी हो ही नहीं पाई हैं या तो है नहीं। एक गवर्नमेंट का आंकड़ा मैंने जैसा रिसर्च किया उसमें मैंने देखा 7% वक्फ की संपत्तियाँ ऐसी हैं जो कि अतिक्रमित हैं और 2% ऐसी संपत्तियाँ हैं जिसमें मुकदमे चल रहे हैं। जबकि 50% ऐसी संपत्ति है जिनकी स्थिति अभी तक पता ही नहीं है कि वो उनके पास है भी कि नहीं है। कई ऐसी वक्फी ज़मीनें और संस्थाएँ हैं जो पूरी तरीके से अपनी संभावित ज उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, उसका उपयोग ही नहीं कर पा रही है। 2006 में सच्चर की एक कमेटी आई। उसने ये अनुमान लगाया कि अगर इस पर्टिकुलर जितनी भी वक्फ की संपत्तियाँ हैं, इसका सही मैनेजमेंट हो, तो हर साल कम से कम 12,000 करोड़ का राजस्व पैदा हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली वक्फ की संपत्तियों से मुनाफ़ा है, ये हो नहीं पा रहा है। और ये मुनाफ़ा अगर नहीं हो पा रहा है, तो उसका लाभ कम्युनिटी को भी नहीं मिल पा रहा है। सीधी-सी बात है कि वक्फ बोर्ड बना क्यों है? ताकि वो अपनी कम्युनिटी की पूरी तरीके से हेल्प कर पाए। अब पिछले कुछ सालों में अलग-अलग मंचों पर कह सकते हैं या अलग-अलग जगहों पर
वक्फ का जो मैनेजमेंट है उसमें करप्शन की भी बात उठाया गया है, शक्ति का दुरुपयोग का भी बात उठाया गया है, ट्रांसपेरेंसी की भी कमी का मुद्दा उठाया है। संसद की स्थायी समिति सच्चर कमेटी 2008 में संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ के कानून में सुधार की सिफारिशें की हैं। इनमें वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव, मुतवल्लियों मतलब कि जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेज करते हैं, उनकी जिम्मेदारी को तय करना, जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मैनेजमेंट में सुधार करना, गैर मुस्लिम विशेषज्ञों की मदद लेना, 2 महिला सदस्यों को शामिल करना, आदि कई सारे सुझाव थे जिनको इसमें बोला गया कि ऐसा कोई कानून बना के इसमें ये सारे सुझावों को लागू किया जाए। इसमें इन सिफारिशों में आलोक में भी वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके अलावा हाल के वर्षों में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग और सर्वेक्षण में धांधली का आरोप मीडिया और कई सारे जनप्रतिनिधि भी उठा रहे थे। कुछ मामलों में सरकारी या निजी भूमि को वक्फ के रूप में दर्ज कर लेने जैसे कई सारे विवाद हुए जो हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर तो हमने और आपने कई सारी ऐसी चीजें सुनी है कि वक्फ में अगर आपकी जमीन पर आकर के बोल दिया कि ये हमारी जमीन है तो आप उसमें कुछ कुछ लड़ नहीं सकते। ऐसे कई सारे अफवाह और कई सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीजें भी आपको पता होंगी। लेकिन इसमें जो लैंड रिकॉर्ड में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, उदाहरण के लिए बताता हूँ, ऐतिहासिक स्मारक या सरकारी जमीन पर अगर वक्फ में दावा कर दिया, तो ऐसे कई सारे मामले सुर्खी में रहे हैं। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता आ गई थी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गलती से भी अगर वक्फ में दर्ज सरकारी जमीन कोई है और वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है, तो कम से कम सरकार को उसका मालिकाना हक मिल पाए, सरकार वो साबित कर पाए कि ये जमीन उसकी है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इसलिए लाया गया ताकि वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े पुराने कानूनी ढांचे में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, वक्फ बोर्डों की जवाबदेही को बढ़ाया जाए, संसाधन का दुरुपयोग रुके और इन धार्मिक संपत्तियों का लाभ आम मुसलमान तक पहुंच पाए। अब अगला सवाल जो आपके मन में आता है वो होता है जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति क्या है और इसका गठन क्यों किया गया। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी जिसको बोलते हैं, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी एक विशेष समिति होती है। इसका गठन किसी भी विधेयक, कोई भी विधेयक होता है या कोई भी मुद्दा होता है, उसकी एक विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है, डिटेल जांच पड़ताल की जाती है। और क्यों की जाती है डिटेल जांच पड़ताल? जब कोई भी संसद के कोई भी टॉपिक होता है संसद में, जब वो एकदम ही जटिल हो जाता है, एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, विवादित हो जाता है वो विधेयक, तो सर्वसम्मति उसपे नहीं बन पाती है या फिर उसमें ऐसी जरूरत होती है कि इसको विस्तार से इसकी पूरी समीक्षा की जाए तो ही इसको लागू किया जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं ना, नहीं तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी कि बस बनाया और उसको लागू कर दिया, तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। नहीं तो फिर उस पे चर्चा की जाए, पूरी तरीके से डिटेल्ड बहस की जाए और जो सही साबित हो बस उसको विशिष्ट समिति बना के और उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया जाए। तो इसलिए जेपीसी बनती है। जेपीसी सीमित अवधि के लिए बनती है। ऐसा नहीं कि जेपीसी बन गई तो वो सालों-साल तक चलती रहेगी। वो एक सीमित अवधि दिया जाएगा उसको और उस पर्टिकुलर विषय पर वो जेपीसी क्या करेगी, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगी और संसद को सौंप देगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जिसको अब 2025 कह रहे हैं, इसको पेश किए जाने के बाद कई ऐसे इसके प्रावधान हैं जिस पर बहुत तीखी बहस हुई है, बहुत विरोध हुआ है। मतलब ऐसी-ऐसी बहस हुई है जिसको कुछ कह नहीं सकते। विपक्षी दल, कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय ऐसा कह रहे हैं कि ये तो सीधा-सीधा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार पर ही असर डाल देगी और इस पे आपत्ति जता रहे हैं। संसद में हंगामा हो रहा है। सरकार भी इस विधेयक को एक जेपीसी में भेजने के लिए वो राजी हो गई कि भाई जेपीसी में भेज देते हैं, ताकि बिल के हर पहलू पर जांच की जाए। अगस्त 2024 में लोकसभा में बिल को पेश किया गया। उसके बाद भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, उन्होंने उनको क्या किया गया, उनको अध्यक्षता की गई और 30 सदस्य बनाए गए। ये 30 सदस्य जेपीसी में आए और इस समिति में सत्ता पक्ष, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी, और विपक्ष, लोकसभा, राज्यसभा, सभी जगह के सदस्य शामिल थे। उदाहरण में मैं बताता हूँ, बीजेपी की ओर से मेधा कुलकर्णी, कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद, डीएमके के ए राजा, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। ऐसे न जाने कितने सांसद हैं, जो जितने नाम वाले हैं ये लोग, वो जेपीसी के प्रमुख सदस्यों में से एक थे और प्रमुख दलों को भी ये क्या कर रहे थे, अपने रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इस समिति का काम क्या है, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। अब इस समिति का काम है कि इस बिल में पूरा क्लॉज बाय क्लॉज वो डिटेल्ड चर्चा करें और डिटेल्ड चर्चा करें, विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करें। जैसे राज्य के वक्फ बोर्ड होते हैं, समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, इनसे राय लें, आवश्यक संशोधन सुझाएं।
जेपीसी की कई बैठकें हुई। इसमें सरकारी अधिकारी और जो भी कम्युनिटी के हित वाले लोग हैं जो बात करते हैं, कई सारे सीनियर लोग मतलब जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे बात की गई। और रिपोर्ट की बात करें तो ऐसा भी है कि जितने भी एनडीए के सांसद हैं, इन लोगों ने जो जितने भी संशोधन सुझाए गए, उसमें से 14 संशोधनों को स्वीकार किया और 44 संशोधनों को खारिज कर दिया। ये फैक्ट वाली बात मैं बता रहा हूँ। फरवरी 2025 में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट जमा की। 19 फरवरी 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस जेपीसी की रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी। लेकिन फिर विवाद हुआ। विवाद में विपक्षी सदस्यों ने क्या कहा? विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उनकी जो असहमति है, यानी कि जिन जिन टॉपिक्स पर वो असहमत हैं, उसके लिए जो डिसेंट नोट लिख रहे हैं, वो नोट जो है कि सही तरीके से रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। बाद में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष बीच में आए और उनसे शिकायत की गई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इन सारी टिप्पणियों पर नियमों के अनुसार उनको जोड़ने की अनुमति दे दी। अगर मैं कंक्लूड करूं यहां पर इस टॉपिक को, तो जेपीसी का गठन इसलिए हुआ ताकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को बारीकी से इसका पड़ताल कर लिया जाए, सर्वसम्मत संशोधन प्रस्ताव सामने आए। ये संसदीय समिति एक तरह से विशेषज्ञ समिति की भूमिका में रही, जैसे कह सकते हैं, और इसने बिल को संतुलित और प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। अब ये मेरा व्यू नहीं है, ये एक न्यूट्रल व्यू है। और इसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की और समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक को मार्च 2025 में संशोधित रूप दे दिया गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये कि आखिर पुराना वक्फ कानून क्या था और जो ये संशोधित विधेयक है, इसमें मुख्य अंतर क्या है? ये आप सबके मन में सवाल होगा। देखिए, इतना डिटेल्ड जो मैं चर्चा कर रहा हूं ना, ये आपको टीवी पर नहीं मिलेगा। इतना डिटेल्ड रिपोर्टिंग ही टीवी पर नहीं मिलेगी। टीवी पर बैठ के सिर्फ आपको डिबेट मिलेगा। कई बार आपको भ्रमित किया जाएगा। हर चैनल अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। फिलहाल वक्फ अधिनियम 1995 का अगर कंपेयर करूं मैं, तो अभी जो संशोधन विधेयक है 2025, बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, पहला, कानून का नाम और इसका मोटिव क्या है। पहला बदलाव ये हुआ, 1995 का जो मूल कानून था ना, उसका नाम था वक्फ अधिनियम 1995। और अब जो बदलाव आया है इसमें इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। अब नए नाम से क्या जाहिर हो रहा है? सीधी सी बात है, इस कानून का उद्देश्य वक्फ वक्फ जो बोर्ड है, जितने भी बोर्ड हैं, प्रबंधन में उनके प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में सुधार, उनकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात हो रही है, उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाने की बात हो रही है, उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है और विकास को बढ़ाने की बात हो रही है। दूसरा मेन बदलाव जो हुआ है, वो हुआ है पुराने कानून जो थे उसके उसके उसमें 3 तरीकों से वक्फ बनता था। पहला, मौखिक या लिखित घोषणा से किसी ने अनाउंस कर दिया कि वक्फ बन गया, या लिख के दे दिया कि वक्फ बन गया तो वक्फ बन जाता था। या फिर लंबे समय तक कोई भी धार्मिक या चैरिटी जो हो रही है, किसी भी कार्य पर कार्य का जो के उपयोग के लिए वक्फ बनाया जाता था। यानी कि सपोज करिए 2 साल या 3 साल के लिए या 10 साल के लिए या 25 साल के लिए कोई चैरिटी करनी है या कोई धार्मिक काम करना है, उसके लिए वक्फ बनाया गया। और इसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता था। और तीसरा, वंश समाप्ति या फिर संपत्ति को वक्फ करना, यानी कि किसी के आगे की कोई जनरेशन ही नहीं रहेगी, उसके बच्चे ही नहीं है, तो वो अब चाहे तो अपनी संपत्ति को वक्फ कर दे। इसको कहते थे वक्फ हलाल औलाद। नए विधेयक में जो नया विधेयक आया है, इसमें क्या अंतर है? इसमें उपयोग के आधार पर वक्फ की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि लंबे समय तक इस्तेमाल अगर आप किसी जमीन को कर रहे हैं, आपने किराए पर लिया है या लीज पे लिया है और लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि यह जमीन वक्फ की हो जाएगी। अब ये संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी अगर कोई विधिवत घोषणा करता है, दान करता है, वक्फ को देता है, तो ही ये संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। साथ ही वक्फ घोषित करने वाले व्यक्ति, जिसको हम लोग वाकिफ कहते हैं, के लिए शर्त यह है कि वो कम से कम पिछले 5 सालों से इस्लाम धर्म का अनुयायी हो। आपने अगर टीवी पर डिबेट देखा होगा तो वैसी साहब कह रहे थे कि भाई आप इस्लाम कैसे मानेंगे, आप मुसलमान किसी को कैसे मानेंगे, क्या उसने दाढ़ी बढ़ा लिया तो उसको मुसलमान मानेंगे, या फिर उसने 5 साल तक टोपी पहन ली तो उसको मुसलमान मानेंगे। लेकिन कानून में ये लिखा हुआ है कि 5 सालों तक या 5 साल या उससे ज्यादा के लिए उसने इस्लाम धर्म अपनाया हो, वही वक्फ बना सकेगा, और उससे कम हुआ तो वक्फ नहीं बना सकेगा। इसके अलावा इसका 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 मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है, कई बार कन्वर्जन होते हैं, जैसे कन्वर्जन हुआ और तुरंत ही उसने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, तो इसको रोकने के लिए ये किया गया है। अच्छा, दूसरी बात, इसके अलावा वक्फ अलाल औलाद, यानी कि परिवार के बाद संपत्ति वक्फ को देना, ऐसे मामले में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि ऐसा वक्फ किसी भी उत्तराधिकारी, विशेषकर महिला वारिस को संपत्ति से वंचित न किया जाए। यानी कि आप दान कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा उसको भी मिलना चाहिए। अब
इससे क्या होगा कि क्लैरिटी ज़्यादा आई और डिसिप्लिन भी आएगा। अब एक और बदलाव हुआ है वो सरकारी भूमि पर वक्फ का दर्जा। पुराने कानून में सरकारी भूमि पर वक्फ के होने की स्थिति स्पष्ट की ही नहीं गई थी, यानी ऐसी कोई बात ही हुई नहीं थी। नए प्रावधान में अगर शासकीय संपत्ति गलती से वक्फ के रूप में दर्ज हो गई है, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। ऐसी विवादित स्थिति में संबंधित क्षेत्र का जिला कलेक्टर, है ना, जांच करके मालिकाना हक तय करेगा। और यदि जमीन सरकारी निकली तो तुरंत राजस्व रिकॉर्ड में या क्या करेगा, सुधार दर्ज करेंगे। और ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ है, ऐसे कई सारे खबरें हमने देखी कि कुछ सरकारी जमीनों पर वक्त में दावा कर दिया और इससे भाई कोर्ट में बात चली गई और बिना मतलब कि वो कोर्ट में बात चल रही है। अब इस प्रावधान से सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास एक क्लॉज आ गया, एक कानून आ गया कि, और इससे क्लैरिटी भी ज्यादा मिलेगी। अब एक और जो बदलाव हुआ है वो वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार। 1995 का जो अधिनियम था, इसके तहत राज्य बोर्ड को अधिकार था कि वो जांच करके यह तय कर सके कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यानी वक्फ घोषित करने का अधिकार बोर्ड के पास था। संशोधित विधेयक में कहा गया है वक्फ बोर्ड जो राज्य के पास ये अधिकार था, उस अधिकार को हटा लिया गया है। अब वक्फ संपत्ति की पहचान या फिर घोषणा का कार्य वक्फ बोर्ड की बजाय राज्य सरकार के नियत अधिकारी करेंगे, जैसे कलेक्टर, ऐसे लोग करेंगे। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड अपने आप किसी भी जमीन को वक्फ घोषित नहीं कर सकेगा, बल्कि यह प्रक्रिया राजस्व अधिकारी जो भी होंगे उनकी जांच के अधीन होगा। और यह बदलाव वक्फ बोर्ड द्वारा जो मनमाने ढंग से भूमि पर दावा करने की बात की जा रही थी, या ऐसी कोई भी बात जो आपने सोशल मीडिया पर सुनी होगी, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल रियल हो, इसकी शक्ति को सीमित करता है और जमीन के रिकॉर्ड को राजस्व के आम भूमि रिकॉर्ड से एकदम समन्वित कर देता है। अब एक और जो बदलाव हुआ है वो वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण। पुराना जो कानून था 1995 वाला, उसमें राज्य सरकार एक सर्वे आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सर्वे आयुक्त की नियुक्ति करती थी, जो राज्य की वक्फ संपत्तियों का प्रारंभिक सर्वेक्षण करते थे। नए विधेयक में यह प्रणाली बदल दी गई है। जिला कलेक्टर को वक्फ सर्वे की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी प्रत्येक जिले का कलेक्टर ही अपने क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों का संरक्षण करवाएगा और यह कार्य राज्य के भू राजस्व कानूनों के तहत किया जाएगा। पहले जहां वक्फ बोर्ड के अधीन एक अलग सर्वेक्षण, पूरा का पूरा सर्वेक्षण सिस्टम ही था, अब इसे प्रशासनिक मुख्यधारा, यानी कि जो कॉमन, जो सभी के लिए होता है, उस मुख्यधारा में जोड़ दिया गया है। सीधी सी बात है, राजस्व विभाग के अंडर कोई भी जमीन आएगी। इससे वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा, राज्य की जमीन का जो भी रिकॉर्ड है, वो सब एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। अगला जो कानून में बदलाव है वो केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, इसको बोला गया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब एक सेंट्रल वक्फ वक्फ काउंसिल बेसिकली है क्या? ये एक एडवाइजरी होगी, एडवाइजरी जिसको बोलते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी होगी, जो केंद्र और राज्य सरकार के वक्फ बोर्डों को एडवाइजरी देती है। 1995 के कानून में केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, यानी जो भी सेंट्रल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रहेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और परिषद के सभी सदस्य मंत्री को छोड़ करके मुस्लिम होने चाहिए, लेकिन कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, पुराने कानून में लिखा हुआ था। नए विधेयक में क्या लिखा गया है? नए विधेयक में परिषद की संरचना धर्मनिरपेक्ष करने की दिशा में किया गया है। प्रस्ताव यह है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इसी पर सबसे ज्यादा डिबेट हो रहा है। जो सदस्य संसद सदस्य, यानी कि सांसद या फिर पूर्व न्यायाधीश या फिर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति के कोटे से नियुक्त होंगे, उनके लिए मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं रहेगा। हालांकि कुछ ऐसी भी श्रेणी है जिसमें प्रतिनिधि अभी भी मुस्लिम होंगे, जैसे कि राज्य के संगठन जो भी हैं, या मुस्लिम संगठनों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, या इस्लामिक कानून शरीयत के जो भी विद्वान हैं, या राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो भी होंगे, ये लोग तो मुस्लिम ही रहेंगे। इन मुस्लिम सदस्यों में भी कम से कम 2 महिला सदस्य होंगी। पहले भी 2 महिलाएं अनिवार्य थी। कुल मिलाकर 22 सदस्यीय परिषद में संभावित तौर पर 12 तक गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। ये जो चेंजेस हैं, इससे क्या होगा कि मतलब कैसा होता है कि कुछ एक्सपर्ट लोगों को शामिल किया जाएगा, ये सरकार क्लेम कर रही है। लेकिन अब इसमें, इसके पीछे मंशा क्या है वो तो सरकार ही बता सकती है। अब राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना की बात हो रही है। 1995 का कानून के अनुसार प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अलावा कुछ सदस्य चुनाव के जरिए भी शामिल होते हैं। मुस्लिम सांसद, विधायक, एमएलए, एमएलसी, जो भी राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य हैं, अपने बीच दो प्रतिनिधि बोर्ड में चुन सकते थे। साथ ही बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं सदस्य होनी आवश्यक थी। नए विधायक में चुनाव की जगह सीधा नामांकन का प्रावधान दिया गया है। अब संबंधित राज्य सरकार सीधे सीधे उपरोक्त श्रेणियों में सांसद, विधायक, वकील में से एक एक व्यक्ति को बोर्ड में नामांकित कर देगी। खास बात यह रहेगी कि ये नामित व्यक्ति मुस्लिम हो, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा
संशोधन के अनुसार हर राज्य वक्फ बोर्ड में अनिवार्य रूप से 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल करेंगे। साथ ही वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। कहा गया है कि अलग-अलग वर्ग के लोग होने चाहिए, शिया भी होने चाहिए, सुन्नी भी होने चाहिए, मुस्लिम पिछड़े वर्ग जिसको पासमानदा कहते हैं, कम से कम एक-एक सदस्य उनके भी होने चाहिए। यदि उस राज्य में बोहरा, आगा खानी समुदाय के लोग हैं, तो वक्फ संपत्तियां हैं और उनकी संपत्तियां भी हैं, तो उन समुदायों में से भी एक-एक सदस्य को बोर्ड में रखा जाएगा। महिलाओं की भागीदारी के मामले में जो पुराना कानून था, उसमें लिखा हुआ था कि कम से कम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, शर्त थी। लेकिन नए बिल में विशेष रूप से कहा गया है कि 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, दोनों मुस्लिम सदस्य होनी चाहिए। इस परिवर्तन का असर ये होगा कि राज्य वक्फ बोर्ड अब पूरी तरीके से मुस्लिम सदस्यों से मिलकर नहीं बना होगा। उसमें बाहरी एक्सपर्ट्स होंगे, अलग-अलग धर्म के लोग होंगे, अलग-अलग जाति के लोग होंगे। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से बोर्ड की जवाबदारी बढ़ जाएगी और उनके कार्यप्रणाली की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जबकि जो विपक्ष है, वो उसका आशंका ये है कि ऐसे में मुस्लिम समुदाय के स्वशासन के अधिकार कम हो जाएँगे। अब अगला जो डिफरेंस आया है वो है वक्फ ट्रिब्यूनल। यानी कि जो कहते हैं ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दे दिया उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते। तो वक्फ संबंधी विवाद जितने भी थे उनके समाधान के लिए राज्यों में विशेष रूप से ट्रिब्यूनल गठित होते थे। पुराने कानून में ट्रिब्यूनल में 3 सदस्य होते थे। सिविल न्यायाधीश या जिला जज स्तर का एक न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता था। राज्य सरकार का एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी और इस्लामी कानून व न्याय शास्त्र का एक विशेषज्ञ। संशोधित विधेयक में ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ सदस्य को हटा दिया गया है। नए प्रावधान अनुसार ट्रिब्यूनल में केवल 2 सदस्य होंगे, एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में तथा एक वर्तमान या पूर्व राज्य संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी के सदस्य के रूप में। अर्थात मुस्लिम कानून का जानकार अलग से सदस्य नहीं होगा। इस बदलाव का तर्क ये दिया है सरकार ने कि कानूनी मामलों में न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी पर्याप्त होंगे, जबकि जो विपक्षी हैं वो कहते हैं वक्फ से जुड़े मसलों में शरीयत की विशेषज्ञता जरूरी है भाई, और इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, यानी कि ये जानबूझ के हटाया जा रहा है। अगला जो चेंज आया है वो न्यायाधिकरण के फैसलों पर अपील का अधिकार है। 1995 का जो कानून था, वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम माना जाता था। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ सिविल अदालतों में अपील वर्जित थी, यानी कि आप अपील नहीं कर सकते थे। हालांकि आप हाई कोर्ट में सुओ मोटो स्वपेरडा से या फिर वक्फ बोर्ड पीड़ित पक्ष के आवेदन पर हस्तक्षेप करके किसी तरीके से आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते थे। लेकिन नए संशोधन में यह स्थिति बदल दी गई है। अब प्रावधान यह है कि ट्रिब्यूनल के आदेशों को 90 दिन के अंदर संबंधित उच्च न्यायालय में अपील द्वारा चुनौती दी जाएगी। अर्थात ट्रिब्यूनल के निर्णय को पूर्णता प्रदान करने वाली धारा को हटा दिया गया है। यानी कि जो निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य था उसको हटा दिया गया और अब कोर्ट का भी रास्ता खोल दिया गया है। यह बदलाव न्याय पाने के अवसर को बढ़ाता है, सरकार ऐसा कहती है, और बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि भाई अब किसी एक के हाथ में नहीं रहेगा, कोर्ट भी उसको डिसाइड करेगी। हालांकि विपक्ष इसके मामले में कह रहा है कि कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केस लगे हुए हैं, आप नए केस क्यों खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अगला जो नियम में चेंज आया है वो केंद्र सरकार की निगरानी व नियम बनाने का अधिकार है। पुराना जो कानून था 1995 का, इसमें वक्फ से जुड़े जो भी खाते थे उनकी ऑडिट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थी, जो किसी भी समय वक्फ का ऑडिट करा सकती थी। संशोधित विधेयक में केंद्र सरकार की भूमिका को बढ़ा दिया गया है। अब केंद्र सरकार वक्फ के खातों का रजिस्ट्रेशन भी करवाएगी, रजिस्ट्रेशन को भी चेक करेगी। उनके प्रकाशन, वक्फ बोर्डों की कार्रवाई और उनके ऑडिट के रिपोर्ट्स जो भी हैं और उनका जो भी जितना भी डिटेल्ड रिपोर्ट है उसको ऑडिट करने का अब अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया है। जो सीएजी, जिसको आप कहते हैं नियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक, सीएजी, यानी कि केंद्र की नामित किसी अधिकारी या संस्था से वो अब ऑडिट करवा पाएगी। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड के वित्तीय रिकॉर्ड पर केंद्रीय स्तर की निगरानी अब संभव हो पाएगी। इससे केंद्र सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी और गड़बड़ियां अगर हुई तो उनको पकड़ने में मदद लगेगी। लेकिन कुछ लोगों की चिंता यह है कि इससे वक्फ बोर्ड पर केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अब अगला जो कानून में बदलाव आया है वो विशिष्ट समुदायों के अलग वक्फ बोर्ड का है। पुराने कानून में प्रावधान ये था कि यदि किसी राज्य में शिया वक्फ संपत्तियां कुल वक्फ का 15% से अधिक है तो वहां शिया वक्फ बोर्ड गठित किया जा सकता है। अब संशोधित विधेयक में यह सीमा हटाकर यह जोड़ा गया है कि बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किए जा सकते हैं, यदि उनकी वक्फ संपत्तियां पर्याप्त मात्रा में हैं तो।
यानी सुन्नी और शिया के अलावा इस्माइली, बोहरा और उन संप्रदायों संप्रदायों को अलग अपना डिफरेंट, अपना सेपरेट वो वक्फ बोर्ड बना पाएँगे। इससे इन समुदायों को जो उनकी जो स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनके जो लोग हैं, उनको मदद करने में मदद मिलेगी। अब इन सारे बदलावों को बात करें, इन सारे बदलावों को मिलाकर बात करें, तो वक्फ बोर्ड का जितना भी मैनेजमेंट है, उसके ढांचे को काफ़ी हद तक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। एक और सरकार इन्हें सुधार की दिशा में एकदम ज़रूरी कदम बता रही है, तो कुछ मुस्लिम संगठन हैं, विपक्ष है, ये कई प्रावधानों से मुस्लिम समुदाय के अधिकार, उनके धार्मिक मामलों का संचालन, इन सब अधिकारों में वो बोल रहे हैं कि सीधा-सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है। यानी कि आम मुस्लिम जनता के ऊपर सीधा-सीधा अटैक किया जा रहा है। अब देखना ये होगा, बहुत ज़रूरी होगा कि ये संशोधन आम मुस्लिम जनता और वक़्फ़ संस्थानों के जो अधिकारी हैं, उनको किस प्रकार से प्रभावित करेगी। इस बारे में भी थोड़ी-सी रिसर्च मैंने की है। इस विधेयक का आम मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और आम मुसलमान नहीं, पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जानना ज़रूरी है। अब विधेयक को जो लोग देखिए, अब कोई भी विधेयक आएगा, कोई भी कानून कानून आएगा तो कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे। तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वक़्फ़ कानून में यह संशोधन आम मुसलमानों के हित में है और इससे समुदाय के ज़रूरतमंद लोगों तक वास्तविक लाभ पहुँच पाएगा। अभी तक वक़्फ़ संपत्तियों से होने वाले फ़ायदे का बड़ा हिस्सा कुछ सीमित लोगों के पास या कुछ सीमित संस्थाओं के पास था, जबकि गरीब मुसलमान, अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएँ, ये सब लाभ से वंचित रह जा रहे थे। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, मुख्यतः मुतवल्ली यानी कि देख-रेख करने वाले प्रबंधक, जो मैनेजर होते हैं और उनके जैसे कुछ लोग वक़्फ़ संपत्तियों से लाभ उठा रहे थे। जबकि नए विधेयक से सुनिश्चित होगा कि गरीब मुसलमान, अनाथ और महिलाएँ इन संपत्तियों से मिलने वाले लाभ का हिस्सा पा सकें। उदाहरण के लिए, यदि किसी वक़्फ़ संपत्ति से होने वाली आय को शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कल्याण की योजना में लगाया जाता है, तो उसका सीधा फ़ायदा आम मुस्लिम को होगा। अब ये विधेयक में ऐसे प्रावधान भी हैं, जो आम मुसलमानों के अधिकार को भी सुरक्षित रखते हैं। महिला उत्तराधिकारियों का अधिकार जैसे हो गया, वो बात कर लीजिए। उसके अलावा वक़्फ़ अलाल औलाद में ये सुनिश्चित होगा कि वक़्फ़ के नाम पर जो भी संपत्ति की जा रही है, उसमें अगर कोई महिला सदस्य है, तो वो कम से कम विरासत से वंचित न रह जाए। इससे मुस्लिम महिलाओं को उनके हक की रक्षा होगी। इसी प्रकार वक़्फ़ बोर्ड के जो पासमानदा यानी कि पिछड़े लोग हैं, मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधि, अ, ऐसे ऐसे जितने भी लोग हैं या वंचित वर्ग के लोग हैं, इनकी आवाज़ संस्था के अंदर तक पहुँचेगी। सरकार का तर्क है कि गैर मुस्लिम विशेषज्ञ के प्रशासक बनने से क्या होगा कि वक़्फ़ का जो मैनेजमेंट है वो और ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसका सीधा-सीधा लाभ किसको मिलेगा? सीधा-सीधा लाभ मुसलमानों को मिलेगा। संपत्तियों में अधिक आय निकलेगी और सीधी-सी बात है कि घोटाले कम होंगे और उन पैसों का सही इस्तेमाल स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने और छात्रवृत्ति देने, ऐसे सारे कार्यों में हो पाएगा। अगर बात करें सर्वेक्षण और रिकॉर्ड में सुधार की, तो इसके ज़रिए आम लोगों की जो ज़मीन है, उस पर जो वक्फ बोर्ड के गलत दावे हैं, ऐसा सरकार कह रही है, उससे सुरक्षा मिल जाएगी। कई बार देखने में आया था कि किसी ज़मीन पर लंबे समय तक मस्जिद या कब्रिस्तान आदि के उपयोग के आधार पर वक्फ बोर्ड ने उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया। भले ही वो संपत्ति रिकॉर्ड में सरकारी या निजी भूमि हो। अब उपयोग के आधार पर ये पूरा का पूरा कानून ही खत्म कर दिया गया है और प्रत्येक वक्फ के लिए कलेक्टर द्वारा जांच होने से किसी आम व्यक्ति की निजी संपत्ति या ग्राम समाज या सरकारी संपत्ति पर गलत वक्फ का दावा होने की संभावना कम हो जाएगी। इस तरह से जो विवाद पहले आम जनता और वक्फ संस्थाओं के बीच तनाव पैदा करता था, वो घटेगा। और जो आप व्हाट्सएप पे भी सुनते थे ना कि भाई वक्फ ने अगर आपकी संपत्ति पर दावा कर दिया तो वो आपको देना पड़ेगा, तो अब वो वाला भी सीधा काम खत्म हो गया, सीधी सी बात है। हालाँकि जो विपक्षी लोग हैं, अब उनके विरोध क्या है, इसको भी समझने की बात सुनिए। इस बदलाव से विपक्षी लोग कहते हैं कि आम मुसलमानों में असुरक्षा की भावना जन्म लेगी। उनका तर्क ये है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य का होना, सरकारी अधिकारियों की बड़ी दखलंदाजी से मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक संपत्तियों पर नियंत्रण कमजोर होना महसूस हो रहा है। विपक्ष के मुताबिक सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर खड़ा कर देता है। उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाने के इरादे से सरकार ये कदम उठा रही है। कांग्रेस नेता सीधे-सीधे राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस बिल को कि एक हथियार करार दे दिया है उन्होंने। कहा कि इसका उपयोग मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानून व संपत्ति को छीनने के लिए किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यदि मुस्लिम समुदाय को लगेगा कि वक्फ पर उनका नियंत्रण नहीं रहा, तो भविष्य में वक्फ हेतु संपत्ति दान करने से भी हिचक जाएंगे, जिससे परोपकार की यह भावना भी कमजोर हो जाएगी कि लोग दान करना ही बंद कर देंगे। अब ये परस्पर जो विपरीत दावे हैं, इसके बीच संतुलित दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में ये बात तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कर दी है। अब इससे होगा क्या, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्या मुस्लिम जो कॉमन मैन मुस्लिम है, उसको इसका लाभ मिलेगा या फिर इसका नुकसान होगा?
ये एनालिसिस, ये व्यू आप रख सकते हैं। मैंने एक न्यूट्रल तरीके से पूरे के पूरे बिल में क्या है, इसको पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो डिटेल्ड तरीके से आपको बेहद पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि ये वो एनालिसिस है, जो एनालिसिस बेसिकली आपको किसी न्यूज़ चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कानून लागू हो चुका है? क्या ये कानून बन गया या अभी नहीं? तो इसका जवाब है अभी नहीं। फिलहाल आज की स्थिति बता रहा हूँ। आज की स्थिति ये है कि लोकसभा में ये पारित हो गया है, विधानसभा में अभी पारित नहीं हुआ है, सॉरी, लोकसभा में ये पारित हो गया है, राज्यसभा में अभी ये पारित नहीं हुआ है। राज्यसभा में जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन इसकी बहस चल रही है और एंड ऑफ द डे पर अगर ये राज्यसभा में भी पारित हो गया, तो इसको किसको भेज दिया जाएगा? इसको राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रपति को भेजने के बाद अगर राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, तो फिर क्या होगा? ये आम कानून बन जाएगा और आम जनता के लिए लागू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको वक्फ बोर्ड और इससे रिलेटेड जो कानून है और टीवी पर जितनी डिबेट चल रही है, इंटरनेट पर जितनी डिबेट चल रही है, हर डिबेट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल गया। आपको हर वो चीज जो भ्रमित कर रही है, वहां पर क्लैरिटी के साथ जवाब मिल गया। कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हर वो स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट इसके बारे में जानना चाहते हैं। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जो कॉमन मतलब एकदम आपके घर के आम बच्चे हैं, उनके पास भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, है ना? जो कॉमन महिलाएँ हैं, जो आम महिलाएँ हैं, जो बस सुन रही हैं और थोड़ी-मोड़ी बातें कर रही हैं, ज़्यादा बातें कर रही हैं, उनके पास भी शेयर कर दीजिए। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, एकदम ही एक्सपर्ट लोग हैं इन इन टॉपिक्स में, उनके पास भी शेयर कर दीजिए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, तो शेयर करना आपका काम है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।